जैन ट्रेंड आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर दूसरा, जिसका नाम क्या है राजा किसान और नगर। इसके क्या देखने वाले हैं, इसके हम आज नोट्स देखने वाले हैं। हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट का नोट्स करवा दिए हैं, अगर आप उसको पहले नहीं देखे हैं तो जाकर उसको पहले आप देख लीजिए। चलिए नोट्स देखना स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले क्या लिखना है, देखिए आपको लिखना है क्या, देखिए देखिए ऐसे ऐसे लिखना है आपको कि हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता थी, चैप्टर फर्स्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर चैप्टर पहले में पढ़े हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में। उसके बाद कौन सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। वैदिक सभ्यता देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड था 1500 से 600 BC। BC को हम क्या कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। तो वैदिक सभ्यता का कार्यकाल का था 1500 से 600 ईसा पूर्व। और वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक, उसके बाद देखिए वैदिक सभ्यता आगे चलकर दो भागों में बटी। एक बना ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक, वैदिक काल में ही 4 वेदों की क्या होती है, रचना होती है। वो 4 वेद कौन है, देखिए एक है ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों का कहा जाता है संहिता कहा जाता है। तो इसको अच्छे से आप नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए प्रारंभिक 16 महाजनपद। जनपद क्या होता है, देखिए जनपद का अर्थ होता है ऐसा भूखंड जहाँ कोई लोग या फिर जनजाति बस जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं। क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं। उसके बाद अच्छे से नोट कर लेंगे कि महाजनपद, महाजनपद किसे कहते हैं। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते जो छोटे छोटे जनपद थे वे महाजनपद के रूप में बदल गए। क्या हुए, महाजनपद के रूप में बदल गए। जो जिसमें कि छोटे छोटे जो जनपद थे वो महाजनपद का रूप धारण कर लिए, बड़ा हो गए। उसके बाद देखिए 16 महाजनपद। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहता है 1 मार्क्स का, तो आपको अच्छे से यहाँ पर नोट कर लेना है पूरा। 16 महाजनपद का उल्लेख, तो 16 महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है कहाँ मिलता है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है और जैन धर्म भागवती सूत्र में देखने को मिलता है 16 महाजनपद का उल्लेख। उसके बाद देखिए 16 महाजनपद, महाजनपद को देखिए लिखा हुआ किसमें, हरा पेन से लिखा गया है और उसके राजधानी को लाल पेन से। तो आप अच्छे से नोट कर लेंगे। जैसे कि भारत के मानचित्र में देखिए बना दिया गया है और बेसिकली इसके लोकेशन को भी दर्शा दिया गया है। जैसे कि वज्जी की राजधानी कहाँ है, वज्जी के वैशाली है और ये वैशाली किस राज्य में है, तो बिहार में है। देख सकते हैं दर्शा दिया गया अच्छे से, कहाँ है, बिहार में है। वैसे ही देखिए आपको क्या करना है, पूरा अच्छे से एकदम नोट कर लेना है क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं यहाँ से हमेशा पूछा ही जाता है हर साल। कोई ऐसा साल नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा इसमें से। और अगर 5 मार्क्स में अगर पूछे क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही बना करके लोकेट कर देंगे तो आपको पूरा मार्क्स भी मिल जाएगा। देखिए उसके बाद क्या, अंक राजधानी कहाँ है, चंपा, मगध के राजगिरी। तो आपको अच्छे से पूरा नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए आप क्या है ना कि अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो याद ऐसे मैप बना करके याद करेंगे ना, तो क्या है कि आपको देखिए लोकेशन भी दर्शा दिया गया है कि जैसे कि कुरु का इंद्रप्रस्थ, तो ये कहाँ पर है, तो ये हरियाणा राज्य में है। तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। हमें तो पूरा याद है, आपको भी याद कर लेना चाहिए, तभी आप मेरे जैसे मार्क्स ला पाएंगे और स्कूल टॉपर बन पाएंगे मेरे जैसे। ठीक है, तो आप मेरे जैसे बनना चाहते हैं तो अच्छे से नोट कर लेंगे। जैसे कि मुझे पूरा याद है, जैसे कि देखिए मैं बोल दे रहा हूँ एक बार। अंकधन चंपा मगध के राजगिरी या फिर गिरिव्रज, काशी के वाराणसी, वत्स के कौशंबी, वज्र के वैशाली ने मिथिला, कौशल के श्रावस्ती, अवंती के महेशमती, मल के कुशावती, पंचाल के छत्र या फिर कंपिल्य, चेदी की शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कम्बोज के हाटक, सुषेण के मथुरा, अस्मक के पोतली, फिर पोतन गंधार के तक्षशिला। मुझे पूरा याद है, आपको भी पूरा याद कर लेना है। पूरा अच्छे से इसको क्या करना है, आपको नोट कर लेना है। देखिए पूरा अच्छे से, अवंती का है महेशमती उज्जैन, काशी के वाराणसी है, वत्स के कौशंबी, अच्छे से पूरा नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध क्या बन गया था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। उसके बाद देखिए नीचे आइए, मगध महाजनपद पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मगध महाजनपद पर
7 वंश ने शासन किया। मगध महाजनपद पर कितने वंशों ने शासन किया? कुल 7 वंशों ने शासन किया, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए 7 वंश कौन था? 7 वंश को 7 वंश के जो नाम है, उनके नाम को याद करने का ट्रिक भी है। देखिए क्या ट्रिक है? हसीन मशुक सा, हसीन मशुक से, यानी कि ह से क्या होगा? ह से हो जाएगा हर्यंक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कौरव वंश, सा से सतवाहन वंश। आपके बुक में जो चर्चा की गई है ना, तो बेसिकली एक हर्यंक वंश की चर्चा की गई है, उसके बाद नंद वंश की, मौर्य वंश की, और उसके बाद सतवाहन वंश की चर्चा की गई है। ये जो शिशुनाग वंश है, उसके बाद शुंग वंश और कौरव वंश, इनकी चर्चा नहीं की गई है। लेकिन आप पूरे अच्छे से पढ़ते जाइएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि आगे आपको कंपटीशन की जब तैयारी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि हर्यंक वंश, मगध पर पहला वंश कौन था? हर्यंक वंश था। हर्यंक वंश के राजा कौन हुए? बिंबिसार। कौन हुए? बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र कौन हुए? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या कर दिया कि अपने पिता को मारकर राजा बने थे। कौन? अजातशत्रु। उनके बाद उनके पुत्र कौन हुए? उदयन हुए। उदयन ने भी क्या कर दिया कि अजातशत्रु को मार दिए, और राजा कौन बने? उदयन। उदयन ने क्या किया? पाटलिपुत्र नगर की क्या किया? स्थापना किया था। कौन? उदयन किए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अब इसलिए आपको याद रखना है। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। उसके बाद शिशुनाग वंश के अंतिम जो शासक थे कलाशोक, उनको मार दिया किसने? महापद्म नंद ने। और किस वंश की स्थापना किया? तो नंद वंश की स्थापना किया। किसने? महापद्म नंद ने। किस वंश की स्थापना किया? नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने कर दिया। उसके बाद उनके पुत्र कौन हुए? इनके पुत्र हुए घनानंद। और घनानंद के समय ही कौन आए थे? सिकंदर आए थे। कौन आए थे? सिकंदर। जब सिकंदर आए थे 326 ईसा पूर्व, उस समय जो टाइम पीरियड चल रहा था, उस समय आए थे। तो जो चाणक्य थे वो, क्योंकि मगध पर इनका ही शासन चल रहा था, घनानंद का, और सबसे शक्तिशाली महाजनपद यही हो गया था। यानी कि जो कि आप ऊपर 16 महाजनपद को देखें, ये देखिए जैसे कि 16 महाजनपद को आप देख रहे हैं, ये तो इन 16 जो महाजनपद है ना, ये 16 महाजनपद, इनमें यहाँ तक तो सिर्फ कौन हो गया था? मगध महाजनपद इतना में कब्जा कर लिया था, अपना क्षेत्र का विस्तार कर लिया था, और बाकी बहुत ही कम महाजनपद बचे थे। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन हुआ था? मगध हो गया था। तो मगध पर शासन किसका चल रहा था? नंद वंश के। और शासक कौन थे? महापद्मनंद का पुत्र घनानंद थे। उसी के समय सिकंदर भी आया था। सिकंदर आया, लेकिन जब चाणक्य आए और उन्होंने इनको, कौन है? चाणक्य। चाणक्य जब आए तो इन्होंने घनानंद को बात बताया कि भैया आप देखिए उनको भगाइए, लेकिन वो उनकी बात नहीं माने और उनको अपमानित करके अपने राजमहल से निकाल दिए थे। इसलिए इन्होंने क्या किया? चाणक्य ने अपना शिष्य किसको बनाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य को बनाए। और चंद्रगुप्त मौर्य को बना करके अपना शिष्य सिकंदर को तो भगा दिए, चला गया वो सिकंदर। उसकी 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में मृत्यु भी हो गई थी। और उसका जो सेनापति था, जिसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। ठीक। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के और नंद वंश के शासक घनानंद को मार दिए, और हरा करके राजा कौन बने? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य पर कौन वंश आ गया? मौर्य, ये मगध पर मौर्य वंश आया, और संस्थापक कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद आया बिंदुसार, उनके पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही ना सेल्यूकस निकेटर भी युद्ध करने के लिए आए थे। लेकिन जब वो युद्ध हारने लगे तो उन्होंने क्या किया? जब वो युद्ध हारने लगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब वो युद्ध हारने लगे तो उन्होंने अपनी पुत्री को, जिसका नाम क्या था? कर्नेलिया था, उनका विवाह करा दिया था। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। और संधि हुई थी दो संधि हुई थी। एक में तो ब्याह करना है, दूसरे में पाकिस्तान, जम्मू पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान क्या है? क्षेत्र दे देना है। तो उन्होंने क्षेत्र दिया और उसके बाद वो चले गए। लेकिन सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था, जो कि एक यूनानी राजदूत था, जिसका नाम क्या था? मेगा अर्थनीज था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जिसने मौर्य वंश में आया और मौर्य वंश के बारे में लिखा। किस पुस्तक में? इंडिका पुस्तक में। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिए, और स्वर्णबेलागोला में इनके उपवास के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद है कौन?
इसके बाद आए बिंदुसार। बिंदुसार के 2 पुत्र हुए, एक नाम था सुसीम और दूसरा का अशोक। अशोक ने क्या किया कि अपने भाई सुसीम को मार करके और मगध पर कहें कौन राजा बन गए? अशोक। अशोक जो थे वो कलिंग पर युद्ध करने के लिए गए थे। कलिंग पर आक्रमण किए, कब? 261 ईसा पूर्व में। इसमें लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। इस नरसंहार से विचलित होकर इन्होंने क्या किया? शस्त्र त्याग कर घोषणा कर दिया, मतलब कि आज के बाद हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। और भेरी घोष के स्थान पर उन्होंने क्या किया? धम्म घोष को अपना लिया। धम्म घोष में बेसिकली क्या है? बड़ों के प्रति आदर है, सन्यासियों के प्रति उदारता है। ये बेसिकली जो कलिंग का है, कलिंग उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद वो बेसिकली बौद्ध धर्म को अपना लिए और शांति प्रिय भाव से रहने लगे थे। कौन? अशोक। और उसके बाद आए कौन? अशोक। जो मौर्य वंश का अब अंतिम शासक कौन बचा? बृहद्रथ। बृहद्रथ बचे और उनको कौन मार दिए थे? शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, वही मार दिए किसको? बृहद्रथ को, और शुंग वंश की स्थापना किए। उसके बाद आए कौन? उसके बाद आए देवभूति। देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक थे। इनको कौन मार दिए? इनको मार दिए वासुदेव ने। और किस वंश की स्थापना किया? कौरव वंश की। उसके बाद आया सुशर्मा, लास्ट वंश। लास्ट शासक कौन हुआ? कौरव वंश की सुशर्मा। उसको कौन मार दिए? सतवाहन वंश के शासक सिमुख ने मार दिया। और किसी की स्थापना किया? सिमुख वंश, ये सतवाहन वंश की। सतवाहन जो वंश था वो मातृ शतात्मक वंश था, क्योंकि अब जब आप बुक को पढ़ेंगे ना तो उसमें देखिए लिखा हुआ क्या? गौतमी पुत्र, यानी कि गौतमी का पुत्र। सतवाहन वंश में जा करके एक टॉपिक में जब जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होगा गौतमी पुत्र, यानी कि गौतमी का पुत्र। तो सतवाहन वंश क्या था? मातृ शतात्मक था। लेकिन देखिए, भले ही मातृ शतात्मक वंश था, लेकिन यहाँ की जो राजा बनते थे ना वो लड़के, मतलब लड़के ही राजा बनते थे, लड़कियाँ राजा नहीं बनती थी। भले ही उनके नाम के आगे माता का नाम लगा हो, मातृ शतात्मक सभ्यता थी, वो वंश था, लेकिन राजा कौन बनते थे? लड़के ही बनते थे। उसके बाद यहाँ पूरा अच्छे से आपको बेसिकली आप देखिए यहाँ पर पॉइंट में लिखा हुआ है, आपको भी पॉइंट में लिख लेना है, और जो इसी कहानी है उसको सिर्फ दिमाग में अपने में रखना है। उसके बाद देखिए अभिलेख, आपके बुक में चर्चा है अभिलेख की। अभिलेख किसे कहते हैं? 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछाता है। अभिलेख पत्थर, धातु, मिट्टी के बने बर्तन पर खुदे लेख को अभिलेख कहा जाता है। जो भी शासक अभिलेख बनवाते थे उनमें उनके द्वारा किया गया कार्य और उनके विचारों को लिखा जाता था। यानी कि पत्थर, धातु, मिट्टी के बने बर्तन पर खुदे लेख को अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। अभिलेख कौन बनाते थे? अभिलेख शासक बनवाते थे। इसमें क्या होती थी कि उनके द्वारा किए गए कार्य, कि वो कौन कार्य किए और उनके क्या विचार थे, उनको लिखा जाता था। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, या फिर अभिलेख शास्त्र। यहाँ पर देखिए प्रिंसेप के बारे में चर्चा है बुक में। यहाँ पे प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप एक ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे? अधिकारी थे। अशोक के अधिकांश अभिलेख को पढ़ने में प्रिंसेप को क्या मिली? सफलता मिली। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर एक शब्द लिखा हुआ था, वह शब्द था क्या? पियदसी, यानी मनोहर मुख आकृति वाले राजा का नाम लिखा था। कुछ अभिलेखों में राजा का नाम क्या था? अशोक था। अशोक देवनान पियदसी उपाधि से प्रसिद्ध थे। देवनान पिय का मतलब क्या होता है? देखिए देवनान पिय का मतलब कहता है देवताओं का प्रिय। देवनान पियदसी का मतलब क्या होता है? देखने में सुंदर, देखने में सुंदर। अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण भी करवाया था, सुदामा, चपारा, विश्व झोपड़ी, कर्ण। उसके बाद देखिए कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। आपको ये याद रखना है। ये क्वेश्चन बेसिकली 2025 के एग्जाम में पूछा भी गया था। और आपको जो अलग से मैं बता दे रहा हूँ, कुछ पॉइंट आपको जैसे कि ध्यान में रखना है। 1 मिनट। आपको और क्या नोट करने लेना है कि जैसे कि गुप्त वंश लिख करके आप लिखना है कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में लिख लेना है जैसे कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम क्या है? प्रयाग प्रशस्ति है। उसकी रचना उन्होंने संस्कृत में किया था, ठीक। और उसके बाद
आप लिख लेंगे कि सांस्कृतिक उपलब्धियों का गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। बस इतना बस हो जाएगा। और इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनाकर देखिएगा, दोनों बन जाएगा। ठीक है, मैंने हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट को तो करवा दिया है, ये चैप्टर सेकेंड का है। चैप्टर फर्स्ट का अगर आप नहीं देखें तो उसको भी जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही क्लास 12th के हर सब्जेक्ट जैसे कि ऑल आर्ट स्ट्रीम की पढ़ाई करना, तो आप अपने यूट्यूब चैनल BK आर्ट सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर फ्री नोट्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा।